इंडियन क्रिकेट टीम में किसी नए खिलाड़ी का चयन हो और उसके बाद गौतम गंभीर की ट्रोलिंग ना हो, ये पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं होगा जिस दिन से गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बने हैं। और जब तक वो इंडिया के हेड कोच बनेंगे, किसी की भी सिलेक्शन होगी नए खिलाड़ी की टीम इंडिया में, टारगेट पे कौन आएंगे? गौतम गंभीर। वही अभी भी हो रहा है गौतम गंभीर के साथ। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो टीम से बाहर होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई टीम इंडिया में आएगा कौन उनकी जगह, उनको कौन रिप्लेस करेगा बचे हुए 2 वनडे के लिए। अब होता ये है कि आउट ऑफ नोवेयर, मतलब जिसके किसी के भी दिमाग में नहीं था कि यार आयुष बडोनी की सिलेक्शन हो सकती है इंडियन टीम में। अब न्यूज आती है कि आयुष बडोनी रिप्लेस करेंगे वाशिंगटन सुंदर को, और जब वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी टीम में आए तब से गौतम गंभीर की ट्रोलिंग शुरू कर दी लोग। अब प्रॉब्लम ये है ना, हमारे देश में भी समस्या ये है कि कोई भी सिलेक्शन होने के बाद टारगेट पे अजीत अगर को, जो चीफ सेलेक्टर है, वो नहीं रहता। टारगेट पे गौतम गंभीर रहना है, क्योंकि मसाला सबको वहीं से मिलता है और लोगों को पता है हम गौतम गंभीर को छेलेंगे, गौतम गंभीर को ट्रोल करेंगे, या गौतम गंभीर को हम लाइट में लाने की कोशिश करेंगे या उस पर कॉमेंट करेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारी चीज़ें मार्केट में आएंगी। तो गौतम गंभीर को टारगेट करना लोगों ने शुरू कर दिया। नो ऑफेंस, बिल्कुल आयुष बडोनी बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है इस वक्त। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलता है, विजय हजारे खेल रहा है दिल्ली के लिए। परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क तो नहीं है, बिलो एवरेज कह सकते हैं। एक बैट्समैन को जिस तरीके से खेलना चाहिए उस तरीके की परफॉर्मेंसेस ओवर द पास्ट ईयर आयुष बडोनी की नहीं है। लेकिन अब उसकी सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गई है, तो अब टारगेट लोगों ने इसलिए करना शुरू करा क्योंकि यार जब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, जब एक ऑलराउंडर बाहर होगा तो टीम में कौन आएगा? एक ऑलराउंडर ही तो आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, आयुष बडोनी ना तो प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो तो एज ए बैट्समैन खेलता है ना किसी भी टीम में, चाहे इंडिया ए की बात करें या LSG की बात करें, जहाँ पर भी वो खेलता है एक बैट्समैन के तौर पर खेलता है। वाशिंगटन सुंदर वो है जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है इंडियन टीम में, और बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह आपने बैटिंग ऑलराउंडर को, चलो थोड़ी बहुत बॉलिंग आयुष बडोनी कर लेता है। अब यहीं पर से लोगों का दिमाग चकराना शुरू हो गया और गौतम गंभीर की ट्रोलिंग लोगों ने शुरू कर दी। लाइक टू लाइक जो रिप्लेसमेंट की बात ये कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं यार कि जो गौतम गंभीर है वो आयुष बडोनी को बहुत लाइक करता है भाई, और वाशिंगटन सुंदर को भी बहुत लाइक करता है, और वही लाइक टू लाइक का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर ये है कि गौतम गंभीर कहेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मेरी क्या गलती है भाई कि मैंने आयुष बडोनी को इंडियन टीम में थोड़ी ना ला के आया हूँ। चीफ सेलेक्टर वो अजीत अगरकर है, उसके साथ जो सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा है वो RP सिंह और प्रज्ञान ओझा है, उन लोगों ने सिलेक्शन करके भेजा है। अब लोगों का कहना है यार कि गौतम गंभीर अगर कुछ कह दे तो अजीत अगरकर, RP सिंह या प्रज्ञान ओझा की हैसियत है उसको ना बोलने की। जब से गौतम गंभीर कोच बने आपने तो देखा होगा, इतने सिलेक्शन जो हुए हैं उसमें लोग कहते हैं कि यार अजीत अगरकर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सिलेक्शन में। ऑल टोटल A to Z आपका गौतम गंभीर संभालता है सिलेक्शंस कमेटी को, और जो भी प्लेयर टीम इंडिया में आता है वो गौतम गंभीर के कंसिडरेशंस के बाद आता है। चाहे हर्षित राणा की बात करें या जो टीम से बाहर होता है, शामी की बहुत चर्चा हुई थी बीच में, और हर्षित राणा की बहुत चर्चा हुई थी, अर्शदीप सिंह जिस तरीके से प्लेइंग 11 से बाहर रहता है उस चीज़ की बहुत चर्चा हुई है। ऐसे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पीछे गौतम गंभीर को उसका रीजन बताया जाता है, जो प्लेइंग 11 में है या जो प्लेइंग 11 में नहीं है या स्क्वाड का नहीं हिस्सा होते हैं, उस सब के पीछे लोग ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल किसको? गौतम गंभीर को। तो यही सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त कि यार जो अजीत अगरकर गए उसको चीफ सेलेक्ट, तो यही समस्या, तो इस टाइम यही समस्या है कि भाई अजीत अगरकर जो है वो एक चीफ सेलेक्टर नहीं है, वो चीफ सेलेक्टर है। मतलब उनका काम है दुबई में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके मैच देखना है, बाकी जाए भाड़ में, और सिलेक्शन कमेटी गौतम गंभीर संभालेंगे। इस टाइम पे जो सिलेक्शंस हो रहे हैं वो थोड़ा डाउटफुल है और क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आके आप आयुष बडोनी की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबल में भी नहीं थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से बडोनी को अंदर लिया जाएगा। जबकि रिप्लेसेबल जो बंदा था वाशिंगटन सुंदर के लिए वो थे अक्षर पटेल। भाई सबसे पहले तो एक बात बताओ, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा एक साथ एक टीम में क्यों नहीं खेल सकते? आप मुझे बताओ, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने कब एक साथ एक टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे? कोई भी दोनों। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गौतम गंभीर के आने के बाद ये 2 प्लेयर, ये 2 ऑलराउंडर एक साथ आपको एक मैच में एक टीम में नहीं दिखेंगे। अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा जडेजा होते हैं तो अक्षर पटेल नहीं होते, अक्षर पटेल होते हैं तो जडेजा नहीं होते हैं। भाई दोनों वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, और दोनों बहुत तगड़े प्लेयर्स भी हैं, ऑलराउंडर हैं दोनों, और जो उनका इम्पैक्ट रहता है टीम के अंदर वो नेक्स्ट लेवल का होता है। लेकिन फिर समस्या हुई है कि इन दोनों को भी हम नहीं देख सकते। मतलब कई लोगों का तो कहना है यार कि ये एक ही बंदा है, मतलब
जडेजा और अक्षर पटेल एक ही बंदा। हम बात करते हैं ना कोई गंगाधरी शक्तिमान है, वही शक्तिमान वाली बात इन दोनों के लिए है कि भाई ये एक ही आदमी है और इन दोनों को एक टीम में प्लेइंग 11 में खिलाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो समस्याएं बहुत है भाई इंडियन टीम में। जिस तरीके से T20 और वनडे में तो अच्छी जा रही है, लेकिन टेस्ट में जिस तरीके की स्थिति अभी है इंडियन टीम की वो क्वेश्चनेबल है। और गौतम गंभीर साहब बहुत परेशान तो होंगे जिस तरीके से टेस्ट मैचेस हम हार रहे हैं ना, उसके पीछे जो सिलेक्शन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कॉम्बिनेशन सही नहीं ले जाएंगे, अगर आप ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा फेथ दिखाएंगे, आप स्पेसिफिक बैट्समैन और बॉलर्स पे कम ध्यान देंगे, आपको 8वें नंबर तक ऑलराउंडर चाहिए, 9वें नंबर तक आपको ऑलराउंडर खिलाने, तो फिर दिक्कत तो आएगी। टेस्ट चलो वनडे और T20 आदमी कर लेता है, तो उसको उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन टेस्ट मैच में नहीं होगा ना। आपको 5 दिन तक एक फील्ड पे ग्राउंड पे आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, अपना 100% देना होता है और आपको लड़ना पड़ता है, तब जाके 5 दिन के बाद रिजल्ट निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे में या 4 घंटे में रिजल्ट निकल रहा है। ऑफकोर्स इससे पहले रवि शास्त्री जब कोचिंग कर रहे थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ जब कोचिंग कर रहे थे, तो टेस्ट मैचेस में इस तरीके की परफॉर्मेंसेस कभी नहीं आई। मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप हार गए, इंडिया में आप 2-2 3-3 सीरीज आप लोग अपने घर के शेर जिसको बोला जाता है इंडियन टीम को, आप इस तरीके से टेस्ट मैचेस हारोगे तो बात बिल्कुल उस बंदे पे जाएगी जो इस टीम को कमान कर रहा है। और गौतम गंभीर इज़ द पर्सन जो इस टीम के सर्वा है भाई। और हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो डिज़ायर्स है वो गौतम गंभीर के लिए है कि भाई आप ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाओ टेस्ट मैचेस में जहां पर टीम को रिजल्ट मिले। ये नहीं कि आप खिला तो रहे हो लेकिन रिजल्ट क्या है, जीरो। हम वाइट वॉश हो रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मतलब ऐसा तो इससे पहले नहीं हुआ ना कुछ सालों से, 8-10 सालों से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका एक ऑलराउंडर इंजर्ड है तो ऑलराउंडर्स को लाना चाहिए आपको टीम के अंदर। अब वहाँ पे आप सबसे बेस्ट ऑप्शन अक्षर पटेल का था, उसको आपने खिलाया नहीं। या अभिषेक शर्मा, अगर आपको एक एस्टेब्लिश प्लेयर चाहिए था तो अभिषेक शर्मा भी बहुत अच्छे ऑप्शन थे। और फिर बात वही आ जाएगी जब 2-3 साल पहले गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट को कोच कर रहे थे या मेंटरशिप में थे वहाँ पर, उस टाइम इन्होंने आयुष बडोनी को हायर किया था। और वहाँ से फिर वही कनेक्शन की बात बाहर आ जाएंगी कि गौतम गंभीर के जो बंदे होते हैं, जो उनके गुड बुक्स में होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर हो या इंटरनेशनल प्लेयर हो, उसको टीम में जगह मिलनी तय है। और ये होता भी आया, चाहे हम बात हर्षित राणा की करें या फिर आयुष बडोनी की करें, या इसके बाद हम लोग अदर प्लेयर्स की बात करते हैं जो गौतम गंभीर के गुड बुक्स में है।